तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, जिसका नाम है करंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस। की मतलब कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में इंडिया में कौन कौन से एनवायरनमेंट से संबंधित इश्यूज अपने को फेस करने पड़ते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू। ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में क्या समस्याएं थी, तो हमने दो पढ़ी थी, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन। लेकिन जो आज की हमारी क्लास का टारगेट है वो पूरे वर्ल्ड का नहीं है। आज की जो हमारी क्लास का टारगेट है वो इंडिया का है कि इंडिया के एनवायरनमेंट में कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन सी समस्या फेस करनी पड़ती है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बिकॉज यहाँ पे आपको इतने सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ने हैं, तब जाकर ये पूरा का पूरा जो आज का टॉपिक है खत्म होगा। तो देखो क्या लिखा है जी कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में, अभी के समय में इंडिया में जो एनवायरमेंटल कंसर्न या क्राइसिस मतलब संकट या समस्या है, तो वर्तमान में इंडिया में एनवायरमेंट से संबंधित इन समस्याओं को फेस किया जाता है, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, सॉइल इरोजन, एयर पॉल्यूशन, जहां पे स्पेशली हम व्हीकल पॉल्यूशन पे ध्यान देंगे, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इन सभी के सभी टॉपिक्स को आज ही आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। देखो एनसीईआरटी में इसके ऊपर एक सवाल भी बन जाता है कि एनसीईआरटी में सवाल ये बन जाता है कि इंडिया में कोई चार एनवायरमेंटल कंसर्न माने हुए क्राइसिस, कि इंडिया में कोई चार एनवायरमेंट से संबंधित संकट बताइए। तो भाई आपके सामने इतने सारे हैं, इनमें से किसी भी चार को पकड़ो और आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। ये सवाल पेपर में 4 नंबर का या 6 नंबर का बन सकता है, तो किन्हीं चार को पकड़ो और 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो और आपको 4 नंबर या 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक है। और इवन आपके पास जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं वहां से भी ये क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ते हैं। और अपन लोग स्टार्ट किससे करेंगे? सॉइल इरोजन से। पहले इजी टॉपिक से शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 टॉपिक पढ़ने हैं और अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखो भाई, इंडिया में सबसे पहली एनवायरनमेंट से संबंधित जो समस्या है बेटा उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, हिंदी में उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। अभी होता क्या सुनो, तो जो हमारी जमीन होती है बेटा, हमारी लैंड में या जमीन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जो फसलों की या पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि हमारी जमीन में, अच्छा ये सारे एलिमेंट जो होते हैं ये जमीन की टॉप लेयर में, जमीन की सबसे ऊपरी परत में, टॉप लेयर में ये पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है। तो जमीन की टॉप लेयर में ये सारे एलिमेंट होते हैं। अब जब कभी तेज हवा चलती है, आंधी आती है, या जब कभी मान लो बहुत तेज बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, तो जो जमीन की टॉप लेयर है ये टॉप लेयर हट जाती है। और अगर टॉप लेयर हट जाएगी तो उसमें जो एलिमेंट थे वो भी हट जाएंगे। तो जब जमीन की टॉप लेयर से एलिमेंट हट जाते हैं तेज हवा की वजह से, पानी की वजह से, बारिश की वजह से, और ये एलिमेंट हटकर कहीं और चले जाते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्योंकि अब आपके पास जो जमीन है वो अच्छी नहीं है बिकॉज सारे एलिमेंट तो उड़ गए, सारे एलिमेंट तो चले गए। अब आप प्रोडक्शन कैसे करोगे? अब आपकी फसल अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉइल इरोजन कहा जाता है। क्या लिखा है जी कि सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब एक प्लेस से दूसरी जगह हमारी सॉइल की अपर लेयर रिमूव हो जाती है, चली जाती है, उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। इस लेयर में, जो अपर लेयर थी, इस लेयर में काफी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, और ये एसेंशियल होते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। लेकिन ये उड़ जाते हैं, हवा आई, तेज हवा का झोंका आया, ला 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 ला, और ये सारे एलिमेंट उड़ गए, ठीक है। सॉइल इरोजन के कॉजेस क्या है, ऐसा होता क्यों है? तो मैंने बोला पहला नेचुरल फैक्टर, प्राकृतिक कारक, कि हवा की वजह से या फिर पानी, बाढ़ आई या बारिश आई और मिट्टी बह गई, तो इसकी वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन। और दूसरा मैंने बोला डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई।
बेटा जब पेड़ होते हैं जमीन में, तो जो जड़ें होती है, वो जड़ें, समझना ध्यान से, जो पेड़ है तो पेड़ की जड़ें जमीन में काफी अच्छी पकड़ बना लेती है, और फिर हवा आने की वजह से या बारिश होने की वजह से जो जमीन में पकड़ बन गई है तो मिट्टी कहीं जाती नहीं है। लेकिन अगर मान लो पेड़ नहीं है, बिल्कुल पूरी प्लेन जमीन है, तो काफी चांसेस होते हैं तेज हवा से या बाढ़ से वो मिट्टी बह जाए। पेड़ होते हैं तो जड़ की वजह से वहां पे मिट्टी अपनी पकड़ जमा लेती है। तो अगर पेड़ काटे जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो इससे भी सॉइल इरोजन होता है। बोलता है कटिंग डाउन ट्रीज एक्सपोजेस सॉइल। जब पेड़ काटते हैं तो सॉइल हमारी बाहर आ जाती है, ठीक है, मेकिंग इट प्रॉन टू इरोजन। और प्रॉन माने संभावना, और इरोजन की मतलब सॉइल इरोजन की संभावना बढ़ जाती है। तो सॉइल इरोजन के मैंने दो कॉज बोले, प्राकृतिक कारक हवा और पानी की वजह से, और दूसरा पेड़ों की कटाई की वजह से। अब आगे देखो, अब ये बात सारी एनसीईआरटी की है। सॉइल इरोजन से संबंधित डेटा ये एज इट इज मैंने एनसीईआरटी से यहां पे छाप दी है। देखो बोलता है कि सॉइल इरोजन के एस्टिमेट की बात करें तो लगभग लगभग हर साल 5.3 बिलियन टन, यस 5.3 बिलियन टन मिट्टी इरोड हो जाती। इरोड का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। 5.3 बिलियन सॉइल, मैं केवल सॉइल बोल रहा हूं, उस सॉइल में एलिमेंट्स की बात नहीं करी मैंने केवल मिट्टी की बात करी है कि 5.3 बिलियन मिट्टी हर साल जो है इरोड हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। अब ये मिट्टी गई तो मिट्टी अपने साथ एलिमेंट लेकर जाएगी। तो आंकड़ों के अनुसार हर साल इंडिया में लगभग 0.8 मिलियन टन नाइट्रोजन जो है इरोज हो जाता है। लगभग 1.8 मिलियन टन फोस्फोरस जो है इरोड हो जाता है, और लगभग 26.3 मिलियन टन पोटेशियम भी इरोड हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। बोलता है देखो ये 5.3 बिलियन पूरी मिट्टी थी, और इस मिट्टी में ये सारे क्या है जी, ये सारे आपके एलिमेंट है। बोलता है अगर हम सबको जोड़ दें, टुगेदर दिस एड्स अप, अगर सबको जोड़ दें तो लगभग हर साल 5.8 मिलियन से 8.4 मिलियन। अब मुझे नहीं पता एनसीईआरटी में सूखा नशा करके इन डेटा को लिखा गया था, मेरे को साफ साफ दिख रहा है। जब यहाँ पे 0.8 बोला, 1.8 बोला, 26.3 बोला, तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि लगभग लगभग इन सबको जोड़ूंगा 28 मिलियन न्यूट्रिशंस आएंगे। बट पता नहीं यहाँ पे क्या बोला गया, बट एनसीईआरटी है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो बोलता है लगभग लगभग हर साल 5.8 मिलियन से 8.4 मिलियन टन न्यूट्रिशन जो है वो चले जाते हैं दूसरी जगह, ठीक है, वो लॉस्ट हो जाते हैं। और किसके अनुसार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार बोली गई ये सारी बातें, ठीक है। तो ये डेटा था, डेटा आपको याद करने की नीड नहीं है, बस एक बार पढ़ने की नीड थी कि हाँ ऐसी कुछ बातें एनसीईआरटी में है। तो चलिए, सॉइल इरोजन तो आपका टॉपिक खत्म हो गया। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक को लगा लो, इंपॉर्टेंट है काफी, लैंड डिग्रेडेशन। इसके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए पहले इसका मीनिंग पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तब समझ में अच्छे से आएगा। देखो भाई, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? तो जब हमारी जमीन खराब हो जाती है, जब हमारी जमीन प्रोडक्शन करने लायक नहीं बचती, हमारी जमीन में एलिमेंट नहीं है, हमारी जमीन खेती नहीं कर पा रही, हमारी जमीन बंजर हो चुकी है, बेटा उसी को बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। की जमीन का खराब हो जाना, जमीन का प्रोडक्टिव ना रहना, जमीन का फर्टाइल ना रहना। क्या लिखा है जी, लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जब हमारी जमीन की, सॉइल की फर्टिलिटी मतलब उत्पादन करने की क्षमता कम हो जाती है, प्रोडक्शन काफी कम हो रहा है। एंड डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, और जमीन की क्वालिटी भी काफी गिर जाती है, जमीन अब बंजर जैसी हो गई है। किसकी वजह से? ये सब ह्यूमन एक्टिविटी से होता है भाई, हम ही जिम्मेदार है इस एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने के। तो जब हमारी वजह से जमीन की क्वालिटी गिर जाती है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, बेटा इसी को लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। इट रिड्यूसेस लैंड प्रोडक्टिविटी, जमीन की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, एंड अफेक्ट सस्टेनेबल या फिर फ्यूचर एग्रीकल्चर। और अगर आज हमने जमीन खराब कर दी तो फ्यूचर में एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगी, फ्यूचर के लोग सही से खेती बाड़ी कर नहीं पाएंगे। तो जमीन का खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना, प्रोडक्टिविटी का कम हो जाना, इसी को लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं।
ये तो उसका मीनिंग हो गया। अब देखो पेपर में सवाल क्या बनता है। पेपर में सवाल बनता है आइडेंटिफाई कीजिए कोई 6 फैक्टर जो कंट्रीब्यूशन देते हैं लैंड डिग्रेडेशन में। तो इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन के कोई 6 फैक्टर्स बताइए। तो हम पढ़ेंगे 6 फैक्टर्स कि ऐसे 6 कौन कौन से कारक है जो हमारी जमीन को खराब कर देते हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार, और अभी भी आ सकता है। और देखो ये क्वेश्चन भी एक है जो कि एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन से बनाया गया है। जो लाइन लिखी है ये लाइन पूरी की पूरी एनसीईआरटी में लिखी है। इस लाइन को पढ़ते हैं और इसका मतलब जानते हैं। क्या लिखा है? लैंड इन इंडिया सफर्स फ्रॉम वेरिंग डिग्रीज एंड टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन स्टेमिंग mainly from unstable use and inappropriate management practices. डिफेंड और रिफ्यूट। तो पहली बात इस स्टेटमेंट को डिफेंड करेंगे। अगर पेपर में आ जाए आप इसको डिफेंड करेंगे और यहाँ पे भी 6 फैक्टर लिख के आने हैं। बट ये कहता क्या है? ये बोलता है कि भारत में जो जमीन है उसमें कई प्रकार से डिग्रेडेशन हो रहा है। भारत की जमीन कई प्रकार से कई अलग अलग लेवल पे खराब हो रही है। वो भी किसकी वजह से? क्योंकि हम जमीन का अनस्टेबल यूज करते हैं, हम जमीन का ठीक से यूज नहीं करते। इन एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, हम सही से मैनेजमेंट नहीं करते। हमारा जैसा मन करता है वैसी खेती कर दी, मन में जो आया वो केमिकल जमीन में डाल दिया। हम जमीन का ठीक से यूज नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज नहीं करते हैं। इसकी वजह से ही हमारी जमीन खराब हो जाती है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ जी स्टेटमेंट सही है, हम इसको डिफेंड करेंगे। लेकिन इसके पीछे कुछ फैक्टर्स बताइए, रीजन बताइए। तो आइए अब हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस। तो हमने 6 पढ़ने हैं, 3 ये लिखे हैं और बाकी ये लिखे हैं। आइए तो पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, जिसमें कि सबसे पहला कॉज है बच्चों डिफॉरेस्टेशन। जब हम पेड़ काट देते हैं डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो जमीन पूरी प्लेन बन जाती है। और जब जमीन पूरी प्लेन बन जाएगी तो उससे समस्या आएगी। समस्या क्या आएगी? जब जमीन पूरी प्लेन बन जाएगी इससे सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन होगा तो जो अच्छे अच्छे एलिमेंट थे जमीन के ऊपर वाले वो सारे एलिमेंट चले जाएंगे, और सारे एलिमेंट चले जाएंगे तो जमीन खेती करने योग्य नहीं रहेगी। तो पहला पॉइंट वही है कि डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का कटाव। तो क्या बोलता है? डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू क्लियरिंग एंड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एट लार्ज स्केल। मैंने मीनिंग बोला है कि जब बड़े पैमाने पे पेड़ों को या जंगलों को साफ कर देते हैं उसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इट लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ वेजिटेशन। इससे सॉइल इरोजन होगा। वेजिटेशन का बच्चों मतलब होता है हरियाली। इससे हरियाली ग्रीनरी कम हो जाएगी, सॉइल इरोजन होगा तो जमीन खेती करने योग्य नहीं बचेगी, उसके सारे एलिमेंट तो उड़ जाएंगे। तो पहला कॉज क्या बोला जी? डिफॉरेस्टेशन। और अगला कॉज क्या बोल दिया? सॉइल इरोजन। जो कि आपने यहां पे पढ़ा वही बात आगे आ गई। इसलिए मैंने आपको पहले सॉइल इरोजन ही टॉपिक पढ़ा दिया कि यहां पे आप कंफ्यूज ना हो। क्या बोलता है जी? कि जब पानी और हवा, जब हवा, ये हवा है और ये पानी है, जब हवा और पानी की वजह से हमारी सॉइल की जो टॉप लेयर है, जो ऊपरी परत है, वो उड़ जाती है तो अपने साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन सबको भी ले जाती है और इससे हमारी जमीन खेती करने योग्य नहीं बचती। तो ये भी लैंड डिग्रेडेशन का ही एक कॉज है। तो पहला कॉज हमने क्या पढ़ा जी? डिफॉरेस्टेशन। और दूसरा कॉज हमने क्या पढ़ा जी? सॉइल इरोजन। उसके बाद थर्ड पॉइंट बच्चों बोलता है जी इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंधाधुंध या बहुत ज्यादा। कि आजकल लोग क्या करते हैं खेतीबाड़ी में अंधाधुंध तरीके से, बहुत अधिक तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज करते हैं। और इन सब का यूज हमारी जमीन को खराब कर देता है। इन सब का यूज हमारी जमीन की फर्टिलिटी कम कर देता है। आपको वर्तमान में तो, प्रेजेंट में तो प्रोडक्शन ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन ये केमिकल वगैरह जो होते हैं हमारी जमीन को खराब कर देते हैं। फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को प्रॉपर जमीन नहीं मिल पाएगी। वही बोलता है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स बोलता है केमिकल्स का बहुत अधिक यूज करना, जैसे कि फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड्स का, इन सब का यूज करने से हमारी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी क्वालिटी काफी लोअर हो जाती है और उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है कि आगे आने वाली जनरेशन को वो जमीन बंजर मिलेगी, उस जमीन में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा बिकॉज हमने बहुत सारे केमिकल्स का यूज कर दिया। तो ये भी एक रीजन है
जमीन के खराब होने का, लैंड डिग्रेडेशन का। 3 पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है अत्यधिक चरना। जो जानवर होते हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ बकरियां है, जब एक किसान इनको जो है चराने ले जाता है मैदान वगैरह में, तो होता क्या है, किसानों को ना अलग अलग मैदान में अलग अलग दिन में अपने जानवरों को लेके जाना चाहिए। मान लो आज एक मैदान में किसान जो है अपने जानवर को ले गया। अब जानवरों ने वहां की सारी जो घास है वो चर ली, वो खा ली। अब अगर अगले दिन किसान उसको वापस लेके आ जाएगा तो ऑलरेडी जानवर वो घास खा चुके हैं। अब जानवर क्या करेंगे, जो घास खा ली, अब वो घास क्या होगी, छोटी छोटी हो गई होगी। अब जानवर को भूख लग रही है, वो जबरदस्ती उसी घास को खाएगा। होना क्या चाहिए था, किसान को अब दूसरे मैदान में लेके जाना चाहिए था जहां पे बड़ी बड़ी घास है और जानवर घास खा ले। बट अगर सेम प्लेस पर किसान दोबारा लेके आ जाएगा तो जानवर तो भूखे हैं, वो उसी घास को खाएंगे जिसको ऑलरेडी पहले खा गए थे। अब वो घास छोटी छोटी है, तो जब वो जमीन से उसको निकालेंगे, बिकॉज घास छोटी है, बड़ी नहीं है, जब वो जमीन से घास को निकालेंगे खाने के लिए तो घास पूरी बाहर आ जाएगी जड़ समेत। और जब जड़ समेत घास पूरी बाहर आ जाएगी तो सॉइल का स्ट्रक्चर, जमीन का स्ट्रक्चर पूरा खराब हो जाएगा और वो जमीन बेकार हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं ओवर ग्रेजिंग। बोलता है ओवर ग्रेजिंग ऑफ नेचुरल पास्चर्स। पास्चर्स का मतलब होता है वही एनिमल, गाय भैंस बकरियां भेड़ ये सब। बोलता है अगर ये ओवर ग्रेजिंग करेंगे, एक ही जगह पर ज्यादा खाएंगे, ज्यादा चरेंगे, तो रिमूव द वेजिटेबल कवर ओवर द सॉइल। तो सॉइल के ऊपर जो घास वगैरह है, इसे क्या बोला गया है, वेजिटल कवर। जो घास वगैरह है वो पूरी घास रिमूव कर देंगे और जड़ समेत पूरी घास आ जाएगी। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा सॉइल का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी, वो भी लो हो जाएगी। तो ओवर ग्रेजिंग भी एक तरीका होता है जमीन को खराब करने का, लैंड डिग्रेडेशन का। उसके बाद नेक्स्ट तरीका बच्चों बोला गया है वाटर लॉगिंग। अब वाटर लॉगिंग क्या है, तो जब हम हद से ज्यादा खेतों में पानी दे देते हैं, भाई खेतों में पानी भी एक लिमिट में देना चाहिए, इरिगेशन भी एक लिमिट में होनी चाहिए। लेकिन जब इरिगेशन हद से ज्यादा हो जाती है तो भाई खेतों में ज्यादा पानी जाने की वजह से भी दिक्कत आती है, उसी को बोलते हैं वाटर लॉगिंग। दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है जब ज्यादा पानी प्रोवाइड करेंगे तो पानी काफी अंदर तक चला जाएगा और अंदर वाली जो मिट्टी होती है बेटा, इनको ना प्रॉपर ऑक्सीजन की नीड होती है, प्रॉपर हवा की नीड होती है। अगर ज्यादा पानी अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे जो मिट्टी है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग। देखो, आप कोई साइंस के बच्चे नहीं हो क्योंकि आपको हर एक चीज को डिटेल में जानना है। हमें उतना जानना है जितना पेपर में लिख के आ सके। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स के बच्चे हो, कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे हो, आपको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल डीप में जाके पढ़ने की इस टॉपिक को नीड नहीं है। इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक हम डिटेल में पढ़ते हैं, बट ये जो आपका चैप्टर है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक्स से थोड़ा अलग हो जाता है, तो उसमें अधिक बिल्कुल गहराई में जाकर पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है जी, क्या लिखा है देखो, बोलता है ओवर इरिगेशन ऑफ क्रॉप लैंड बाय फार्मर लीड्स टू वाटर लॉगिंग। जब एक किसान ओवर इरिगेशन कर देता है, ज्यादा ही सिंचाई कर देता है अपने खेतों की, क्रॉप लैंड माने खेतों की, तो उससे वाटर लॉगिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं जल भराव, तो जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। टू मच इरिगेशन फ्लड्स द सॉइल। जब ज्यादा इरिगेशन करेंगे तो मिट्टी में, हमारी जमीन पे फ्लड मतलब बाढ़ जैसा सीन बन जाता है। सॉइल एयर गेट्स डिप्लीटेड। मैंने वही बोला, जो जमीन को हवा मिलनी चाहिए, जो जमीन को हवा मिलनी चाहिए, ज्यादा पानी भरने की वजह से वो हवा नहीं मिल पाती। सॉइल एयर गेट्स डिप्लीटेड, डिप्लीट माने कम होना, वो हवा कम हो जाती है जिससे कि फसलों को नुकसान होता है। तो वाटर लॉगिंग भी एक सही स्टेप नहीं है। ठीक है, ये भी जमीन को खराब करने का ही एक कारण है। और उसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे अदर फैक्टर्स। ये सारे के सारे अदर फैक्टर आपकी एनसीईआरटी में लिखे हैं। मुझे मजा नहीं आ रहा इतना सारे पॉइंट पढ़ाने में, बट एनसीईआरटी की एक सिंगल बात भी छोड़नी नहीं है। तो आइए कुछ अदर फैक्टर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि जमीन के खराब होने का अदर फैक्टर में कॉज है फॉरेस्ट फायर। भैया जंगलों में आग लग जाना। जंगलों में आग
प्राकृतिक भी होती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी जंगल में अपने आप आग लग जाती है, और मैन मेड भी होती है, जंगल में कुछ लोग रहते हैं उनकी वजह से जंगल में आग लग गई। तो फॉरेस्ट फायर भी जमीन को, जंगल को पूरा खराब कर देता है। एंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, एंक्रोचमेंट का मतलब अतिक्रमण। जो लोग होते हैं वो जमीन, जंगल की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, और फिर वहां पे पेड़ वगैरह काट के अपने शहर बसाते हैं या फिर वहां पे रहने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी जंगल की जमीन को खराब कर देते हैं। इसको बोलते हैं एंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, मतलब जंगल की जमीन पे कब्जा कर लेना, आप ऐसे मान लो। उसके बाद बोलता है एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सेस ऑफ द रिचार्ज कैपेसिटी। जमीन के नीचे पानी है, अगर हम हद से ज्यादा पानी जमीन के नीचे से निकाल लेंगे तो बेटा वो भी दिक्कत है, क्योंकि जमीन के नीचे पानी है और और वो पानी हमारी जमीन को, हमारी सॉइल को नमी प्रदान करता है। अगर मैं जमीन के नीचे से एक्सेस ऑफ ग्राउंड, वो लिखा ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सेस ऑफ, अगर मैं बहुत सारा ग्राउंड वाटर निकाल लूंगा तो जमीन के नीचे पानी कम हो जाएगा और मेरी सॉइल को, मेरी मिट्टी को प्रॉपर नमी नहीं मिल पाएगी, और प्रॉपर नमी ना मिलने की वजह से खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो बोलता है कि जब रिचार्ज कैपेसिटी, मतलब भाई उस जमीन में जो पानी है वो भरेगा, हम निकालेंगे, फिर भरेगा, निकालेंगे, बट उसकी क्षमता से ज्यादा ही हम निकाल लेंगे कि उसके रिचार्ज होने की, मतलब पानी भरने की क्षमता कम है और हमने निकाल लिया ज्यादा, तो जमीन के नीचे पानी कम हो जाएगा, तब भी समस्या आएगी। ठीक है, ये भी रीजन है एक। बोलता है एक्सेस फ्यूल वुड एंड फॉडर एक्सट्रैक्शन। जो गांव के गरीब लोग हैं, किसान हैं, वो जंगलों में जाएंगे और जंगलों में जाके फ्यूल वुड, लकड़ी काट के लाएंगे, घास वास काट के लाएंगे, चारा, फॉडर माने चारा, अपने जानवर के लिए घास वास काट के ला रहे हैं, लकड़ी काट के ला रहे हैं, तो अधिक मात्रा में लकड़ी काटना, अधिक मात्रा में घास वगैरह काटना भी एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, ये भी हमारी जमीन को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद बोलता है पुअर फार्मिंग मेथड, किसानों को फार्मिंग करने की प्रॉपर टेक्निक नहीं पता। अगर आप एक खेत पे एक ही फसल को बार बार उगाओगे तो एक ही फसल को बार बार उगाने से भी हमारी जमीन खराब हो जाती है। हमें प्रॉपर रोटेशन करनी चाहिए। ये फसल तो साइंस के अनुसार, इसके बाद दूसरी फसल ये उगानी चाहिए, फिर उसके बाद फसल ये उगानी चाहिए। साइंस में प्रॉपर सीक्वेंस होता है, ये फसल, ये फसल, ये फसल। बट किसान एक ही फसल को बार बार उगाता है, जिससे भी जमीन खराब हो जाती है। तो बोलता है नॉट रोटेटिंग क्रॉप, वो क्रॉप्स को सही से रोटेशन नहीं दे रहा है, इसके बाद ये, फिर ये, वो नहीं कर पा रहा है, इससे भी जमीन खराब होती है। उसके बाद बोलता है इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम को ढंग से मैनेज ना करना, ढंग से प्लानिंग ना करना, कितना पानी देना है, कितना पानी नहीं देना, वो भी जमीन को खराब कर देता है। फिर पॉवर्टी ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल, जो लोग गरीब होते हैं बेटा वो भी एग्रीकल्चर को जो है जमीन को खराब कर देते हैं। जो लोग गरीब होते हैं तो गरीबी की वजह से वो जंगल में जा जाके पेड़ काटते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अब उनके द्वारा जंगल में जा जाके पेड़ काटना भी तो जमीन को खराब करता है। आपको पता है डिफॉरेस्टेशन भी जमीन को नुकसान पहुंचाता है। और उसके बाद बोलता है नॉन एडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर, मिट्टी की प्रोटेक्शन के, मिट्टी की कंजर्वेशन के प्रॉपर कदम ना उठाना कि हमारी सॉइल, हमारी मिट्टी फ्यूचर तक मेंटेन रहे, फ्यूचर के लोग भी खेती बाड़ी कर सके, तो उसको मेंटेन करने के लिए बिल्कुल सही कदम ना उठाना भी जमीन को खराब कर सकता है। तो ये कुछ अदर कॉजेस थे। अब मेरी बात सुनो, आपको इन सभी अदर कॉजेस को रट्टा मारने की नीड नहीं है, आप बस इनकी रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू वगैरह में पूछेगा तो आप लिख के आ जाएंगे। देखो आपसे अगर 6 फैक्टर पूछे तो 1 2 3 ये लिख के आओगे, 4 5 ये लिख के आओगे, और अदर में 2 3 भी लिख के आ जाओगे, तब भी काम बन जाएगा। केवल 2 3 पॉइंट याद कर लो, बाकी पढ़ने आपको सारे हैं ताकि पेपर में कोई भी एमसीक्यू ना रह जाए। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन के भी कॉजेस हम लोगों ने पढ़ लिए। यही टॉपिक बड़ा था। अब इसमें कुछ डेटा की बात निकल लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। अब देखो इसी टॉपिक में कुछ डेटा भी गिवन है, तो इस टॉपिक का नाम दिया मैंने प्रेशर ऑन इंडियाज लैंड, भारत की जमीन पे प्रेशर। अब जरा बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यह बोलता है कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड के 17% लोग रहते हैं। यस, इंडिया की पॉपुलेशन
पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन से 17%। इट मींस इंडिया में 17% लोग रहते हैं पूरे वर्ल्ड के। जबकि अगर लाइव स्टॉक इट मीन जानवरों की बात करें तो इंडिया में जो जानवर है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो इंडिया में पूरे वर्ल्ड के 20% लाइव स्टॉक, 20% जानवर इंडिया में है। तो पूरे वर्ल्ड की 17% जनसंख्या इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के 20% लाइव स्टॉक जानवर इंडिया में। और इन सब के बावजूद भी अगर हम लैंड एरिया की बात करें, जमीन की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड की केवल 2.5% जमीन इंडिया पे है। देखो यहाँ पे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड की केवल इतनी ही जमीन हमारे पास है, 2.5%। जबकि पूरे वर्ल्ड के 20% जानवर हमारे यहाँ है, पूरे वर्ल्ड के 17% जानवर, सॉरी 17% ह्यूमंस हमारे यहाँ है, लेकिन जमीन केवल कितनी है, 2.5%। बोलता है इतनी अधिक पॉपुलेशन की वजह से, इतनी अधिक जानवरों की वजह से ही जो है हमें, और जमीन हमारे पास कम है, तो हमें जमीन के मल्टीपल यूज करने पड़ते हैं। कभी उस जमीन पर खेती करनी पड़ती है, तो कई वहां पर फॉरेस्ट होते हैं, तो कई उन्हीं फॉरेस्ट को काटकर अपने घर बसाने पड़ते हैं, फिर कई उन्हीं जंगलों काटकर इंडस्ट्री बसानी पड़ती है। मतलब हम पे इतनी जमीन नहीं है, हम पे इतनी जमीन नहीं है कि हम अलग से शहर बसा ले और जंगल भी काटने ना पड़े। हमें जंगल काट काट कर रहने के लिए वहां पे शहर बसाने पड़ रहे हैं, जंगल काट काट कर इंडस्ट्री बसानी पड़ रही है, बिकॉज हमारे पास जमीन काफी कम है। तो अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा प्रेशर है ऑन कंट्रीज फाइनाइट लैंड। फाइनाइट का मतलब लिमिटेड, कि भारत की लिमिटेड जमीन पर प्रेशर काफी ज्यादा है, कि जमीन थोड़ी है और लोग इस पर रहने वाले बहुत सारे हैं। बताओ, तो ये डेटा था जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, हमने इसको डिस्कस किया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और अब बच्चों किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन की। लेकिन मेरे को थोड़ा पानी पीने दो प्लीज, आधा घंटा हो गया लगातार बोलते बोलते। हाँ जी, चलिए गाइस, बेटा अब हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन की। ये भी एक अदर कॉज है हमारे एनवायरनमेंट को परेशान करने वाला। याद करो, मैं आपको दिलाऊं, याद हम पढ़ क्या रहे, कहीं तुम भूल गए हो। हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट के चैलेंजेस। हमने सॉइल इरोजन पढ़ लिया, हमने लैंड डिग्रेडेशन पढ़ लिया, अभी केवल 2 ही पढ़े हैं, अभी आपको 5 और पढ़ना बाकी है। और अब हम किस पे आ गए, अपने तीसरे वाले पे आ गए, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, चलो भाई देखो कहां गया भाई, ये रहा। डिफॉरेस्टेशन क्या है, तो जब बड़े पैमाने पे जंगलों को काट देते हैं, जब बड़े पैमाने पे जंगलों को साफ कर दिया जाता है, बेटा उसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन मींस द लार्ज स्केल रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। बड़े पैमाने पे जंगलों का नाश कर देना, जंगल में से पेड़ों को काट देना ही डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, हम इसको फॉरेस्ट डिग्रेडेशन भी कहते हैं। अब इसके कॉज क्या है, ये जंगल वगैरह पेड़ वगैरह क्यों काटे जाते हैं, तो उसका बच्चों पहला कॉज है इंडस्ट्रियल डिमांड। इंडस्ट्री में वस्तु की डिमांड होने की वजह से हमको फर्नीचर चाहिए, हमको माचिस चाहिए, हमको पेपर चाहिए, तो माचिस के लिए, पेपर के लिए, फर्नीचर के लिए, इन सब के लिए बड़े पैमाने पे पेड़ों को काटा जाता है। दूसरा अर्बनाइजेशन, शहर बसाने के लिए नए नए, जब जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को रहने के लिए नई नई जगह चाहिए, तो जंगलों को काट के नए नए शहर बसाए जाते हैं, तो ये भी एक रीजन है। और तीसरा डैम कंस्ट्रक्शन, जब बांध बनाया जाता है, तो बच्चों डैम को बनाने में, बांध को बनाने में भी बड़े पैमाने पे जंगलों को काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है और डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो यह है डिफॉरेस्टेशन के कॉजेस। अब इसके प्रभाव क्या है, तो अगर हम पेड़ काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो इससे हमें प्रभाव क्या देखने को मिलेंगे, इससे हमें नुकसान क्या होंगे। तो पहला पॉइंट बोलता है लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब जो है जंगल में रहने वाले जीव जंतु, बेटा उनका लॉस हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। जब आप पेड़ काटोगे, जब आप पूरे जंगल साफ कर दोगे, तो जंगल के रहने वाले जानवर को शिफ्ट करना पड़ेगा, वो दूसरे जंगल में शिफ्ट होंगे, तो वहां पे शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। वहां पे जो है भाई ऑब्वियस सी बात है, हर किसी का अपना घर होता है, अगर आपको कहीं और शिफ्ट कर जाएगा, आप वहां पे नहीं जो है रह पाओगे, आप वहां पे अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाओगे।
दूसरे जंगल में जाएंगे तो कुछ जानवर तो वहां पे रह गए और कुछ जानवर रह नहीं पाएंगे, और उनके ना रहने की वजह भाई वहां पे और भी जानवर है, लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगी, जानवर मर जाएंगे, तो होता ही है। तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ का लॉस भी होता है, ठीक है। इंक्रीज सॉइल इरोजन, आपको पता है जब पेड़ कटेंगे तो सॉइल इरोजन होगा। लैंडस्लाइड इन हिली एरिया, बेटा पर्वतीय क्षेत्रों पे लैंडस्लाइड के चांस बढ़ जाते हैं जब पेड़ वगैरह होते हैं, तो लैंडस्लाइड कम होता है, बिकॉज पेड़ जो होते हैं एक अच्छी पकड़ पहाड़ों में जमा लेते हैं, जिससे लैंडस्लाइड के चांस कम हो जाते हैं। बट अगर पेड़ वगैरह नहीं होंगे तो उन पत्थर को रोकने के लिए कुछ नहीं होगा, अच्छी पकड़ नहीं बन पाएगी और पत्थर गिर के नीचे आएंगे, तो लैंडस्लाइड के जो है चांस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा डेंजर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल, इस वही वाली बात आ गई, ये वाली कि जो बहुत सारे प्लांट्स है, ठीक है, अब आपने जंगल साफ करा, उस जंगल में पता नहीं किस स्पीसीज का, किस प्रजाति का बेहतरीन प्लांट था, वो प्लांट जो है नष्ट हो गया। उस जंगल में अनेक अनेक प्रजाति के जानवर थे, वो नष्ट हो गए। तो एनिमल स्पीसीज और प्लांट स्पीसीज के लिए एक खतरा बन जाता है। तो ये हो गए डिफॉरेस्टेशन के नेगेटिव इंपैक्ट। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के डेटा की। ये डेटा आपका डिफॉरेस्टेशन का एनसीईआरटी में गिवन है, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा। ये बोलता है कि इंडिया में पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड की प्रति व्यक्ति के लिए अगर फॉरेस्ट लैंड देखी जाए तो 0.08 हेक्टेयर है। मतलब इंडिया की जनसंख्या देखते हुए कि पर पर्सन के हिस्से में 0.08 हेक्टेयर लैंड आती है, जो कि काफी लो है। लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें चाहिए कितनी, तो हमें अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को 0.47 हेक्टेयर लैंड चाहिए। तो हमें चाहिए कितनी, 0.47 हेक्टेयर लैंड पर पर्सन को रिक्वायरमेंट है अपनी बेसिक नीड पूरा करने के लिए। बट पर पर्सन के लिए जमीन है कितनी, 0.08, जो कि काफी कम है। और बोलता है इसी शॉर्टेज की वजह से, इसी कमी की वजह से लगभग हर साल 15 मिलियन क्यूबिक मीटर 15 मिलियन क्यूबिक मीटर एक्स्ट्रा जंगलों को काटा जाता है हर साल। हमें भाई होगी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, ज्यादा 0.47, जबकि हमारे लिए जमीन है कितनी, 0.08। अब जमीन कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करने के लिए हर साल लगभग 15 मिलियन क्यूबिक मीटर एक्स्ट्रा जंगल को काटा जाता है, जो कि परमिसिबल लिमिट, इट मींस जो कि परमिशन से कहीं ज्यादा है, कि परमिशन कम काटने की है, बट अपनी नीड को पूरा करने के लिए हमें ज्यादा बड़े पैमाने पे जंगलों को साफ करना पड़ता है, 15 मिलियन क्यूबिक मीटर। ये डेटा सारा एनसीईआरटी का है, डेटा याद करने की नीड नहीं है, बस हमने एक बार पढ़ लिया, समझ में आ गया। इसके ऊपर पेपर में कोई एमसीक्यू वगैरह आएगा, हम उसको निपटा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए कौन से मूवमेंट, कौन से आंदोलन अपनाए गए, ये भी आपकी एनसीईआरटी में है। तो आपको पता है कि 1973 में 1973 में चिपको आंदोलन अपनाया गया था, चिपको मूवमेंट या फिर चिपको आंदोलन, जो कि 1973 में उत्तराखंड में अपनाया गया था, ठीक है। उस समय उत्तराखंड था, सॉरी अब उत्तराखंड है, उस समय उत्तर प्रदेश था। उस समय 1973 में उत्तराखंड नाम का कोई राज्य नहीं था। बाद में उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ और उत्तर प्रदेश से पहाड़ी वाले क्षेत्र को अलग कर दिया, जिसका नाम उत्तराखंड बोल दिया। समझ में आ गया। तो उत्तराखंड में जो है चिपको आंदोलन अपनाया गया था। इसमें क्या था, इसमें जो लोग थे वो पेड़ से चिपक गए थे। जब सरकार ने ऑर्डर दिया कि जंगल में जाके पेड़ काटो, तो लोगों ने पेड़ को कटने से बचाने के लिए वो जाके चिपक गए थे पेड़ से, पेड़ को हक कर लिया था कि अगर पेड़ को काटना है तो आपको पहले हमें काटना पड़ेगा। इसी चीज को क्या बोला गया जी, चिपको आंदोलन बोला गया, ठीक है। यह आंदोलन क्यों अपनाया गया था, इसका कॉज क्या था, तो इसको अपनाने के पीछे का रीजन था कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि जाके पेड़ों को काटा जाए, लेकिन लोग पेड़ काटने नहीं दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे इस आंदोलन को अपनाने का उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था टू प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय हगिंग ट्रीज। तो पेड़ों को हक करके उनसे गले लग के उनको कटने से रोका गया, उनको कटने से बचाया गया। तो इसको बोला गया चिपको आंदोलन। अब ऐसा ही एक आंदोलन लगभग 10 साल बाद 1983 में अपनाया गया, जिसका नाम रखा गया आपिको आंदोलन।
अब ये कर्नाटक में अपनाया गया और कर्नाटका में चिपको को आपिको बोलते हैं। कर्नाटका में चिपको को बच्चों क्या बोलते हैं? आपिको। तो यहाँ पे नाम क्या पड़ गया? आपिको आंदोलन। क्या बोलता है? ये सारी बातें एनसीईआरटी की है, सारी की सारी बातें एनसीईआरटी की है। यहाँ पे बोला गया है कि आपिको आंदोलन को जो है 8 सितंबर 1983 को शुरू किया गया। इसको शुरू कहां किया गया था? तो कर्नाटका के सिरसी जिले में, कर्नाटका के सिरसी जिले के सलकानी फॉरेस्ट, कर्नाटका के सिरसी जिले के सलकानी फॉरेस्ट में इस आंदोलन को अपनाया गया। यह आंदोलन किससे इंस्पायर्ड है? तो यह आंदोलन चिपको आंदोलन जो कि आपने ऊपर पढ़ा, इसी से इंस्पायर्ड है। ठीक है, इस आंदोलन का एम क्या था? तो इसका भी एम था कि सरकार ने पेड़ों को काटने की जो परमिशन दी तो उससे जो है रोका जाए, पेड़ों को कटने से बचाया जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया मेथड? तो यहाँ भी पेड़ों को हक करके, पेड़ों से चिपक करके उन्हें कटने से बचाया गया कि यदि आपको पेड़ काटने हैं तो आपको पहले हमें मारना पड़ेगा, तब जाकर आप पेड़ काट पाएंगे। ठीक है, इसके अंदर लगभग 160 विलेजर्स, 160 गांव वालों जो है उन लोगों ने पेड़ों को हक कर लिया ताकि उनको काटने से रोका जाए। ठीक है, दे गार्डेड द फॉरेस्ट फॉर 6 वीक और लगभग 6 हफ्ते तक इन लोगों ने जंगल की रक्षा करी, पेड़ों को काटने से बचाया गया। अनटिल ऑफिशियल मतलब सरकारी अधिकारी, जब तक सरकारी अधिकारियों ने ये एश्योर नहीं कर दिया कि हम जो पेड़ है वो साइंटिफिक और रेगुलेटेड तरीके से काटेंगे। मतलब अल्टीमेटली लास्ट में पेड़ काटे गए, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने इनको विश्वास दिलाया कि हम जो पेड़ काटेंगे उसको बहुत सही तरीके से काटेंगे, उसको साइंटिफिक तरीके से काटेंगे जिससे कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आगे बोलता है देयर एक्शन सेव्ड 12,000 ट्रीज, इनके इस एक्शन ने लगभग 12,000 पेड़ों को बचाया और ये जो मूवमेंट है बहुत जल्दी बाकी के डिस्ट्रिक्ट में, बाकी के जिलों में भी फैल गया। तो ये था आपिको आंदोलन। पेपर में इसके ऊपर 3-4 नंबर का सवाल नहीं बनने वाला, पेपर में इसके ऊपर सवाल बनेगा तो या तो केवल एमसीक्यू बनेगा या ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर केस बेस्ड सवाल बन सकता है, पूरी केस स्टडी बना के दे देगा और फिर उसमें से आपसे एमसीक्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो एमसीक्यू बनेगा या फिर पूरी केस स्टडी बनाकर सवाल पूछा जाएगा। तो लो जी लो, डिफॉरेस्टेशन भी हो गया और जो आंदोलन थे चिपको और आपिको, ये आंदोलन भी हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट है बच्चों बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैव विविधता की हानि। सबसे पहला क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, फिर बात करेंगे उसके लॉस की। तो देखो, जब एक जगह पर बहुत, देखो बायो का मतलब होता है लिविंग, भाई बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्न विभिन्न प्रकार के। जब एक जगह पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लिविंग बींग्स है, यह एनिमल्स है, ये पेड़ है, पौधे हैं। तो पेड़, पौधे, एनिमल्स, लैंड, ये सब मिलकर ही, ये सब पूरा का पूरा मिलकर ही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है, जहां पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीवित या फिर जैविक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, चाहे वो जानवर हो, ह्यूमन हो, पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी हो, उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब जब इसकी हानि होती है, जब पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जब जानवर मर रहे हैं, ठीक है, जब पूरे के पूरे इसकी हानि होती है, उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो क्या लिखा है? बोलता है बायोडाइवर्सिटी लॉस कब होता है? तो ये तब होता है, हैपेंस तब होता है when some species of the plants and animals disappear due to environmental damage, कि जब एनवायरमेंट में डैमेज होने की वजह से, जब पर्यावरण में नुकसान होने की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज, प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियां डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, खतरे में आ जाती है, उसी को बायोडाइवर्सिटी लॉस कहते हैं कि कुछ स्पीसीज गायब हो गई, पेड़ पौधे गायब, मतलब गायब का मतलब वो खत्म हो गए, नष्ट हो गए। इट मींस जो स्पीसीज है वो खत्म हो रही है, उसी को बोला जा रहा है बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसके क्या कॉजेज है? तो सबसे पहला कॉज हुई डिफॉरेस्टेशन, जब जंगल काटे जाएंगे, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होगा
पेड़ वगैरह काटे जाएंगे तो भाई बहुत सारे प्लांट्स जो है, पेड़ पौधे वो खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे जानवर भी मर जाएंगे। तो ये भी एक कॉज है। ग्लोबल वार्मिंग भी एक कॉज है। भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही फॉरेस्ट फायर होती है, जंगलों में आग लग जाती है, और जंगल में आग लगने से बहुत सारे जानवर जल जाते हैं, पेड़ पौधे भी जल जाते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, फॉरेस्ट फायर है। इसके बाद पोचिंग। पोचिंग का मतलब शिकार करना। कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए जंगलों में शिकार करने पहुंच जाते हैं और अनेक प्रकार के जानवरों को मार के उनकी प्रजातियां खत्म कर देते हैं। तो ये भी कुछ रीजंस है। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे लिखा है कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस के यहाँ पे, अबे चलो अपना आप लिख लेना। यहाँ पे क्या आएगा जी, कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। समझ में आ गया जी? ठीक है, लो ये भी हो गया। एयर पॉल्यूशन लगाएंगे, इसको इंपॉर्टेंट। एयर पॉल्यूशन के ऊपर भी एग्जाम में सवाल बन जाते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बताइए एयर पॉल्यूशन क्या है, वायु प्रदूषण क्या है? तो जब हमारे एयर में, जब हमारी एयर में बहुत सारे ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस आ जाते हैं, मिल जाते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, जो कि अगर हम सांस लेंगे और वो एलिमेंट्स हमारे अंदर चले गए तो हमें बहुत सारी समस्या फेस करनी पड़ेगी। बेटा उसी को एयर पॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलता है कि एयर पॉल्यूशन तब होता है जब हार्मफुल सब्सटेंस, हानिकारक सब्सटेंस, अब हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि, तो जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर, पीएम। जो बेटा गाड़ी चलती है ना, गाड़ी, बाइक है, कार है, तो कार से जो धुआं निकलता है, उस धुएं में जो एलिमेंट होता है एयर को पॉल्यूट करने वाला, उस एलिमेंट को बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। ये दो टाइप के होते हैं, PM10, PM2.5। पीएम का मतलब पार्टिकुलेट मैटर, 10 जिसका आकार थोड़ा बड़ा होता है और 2.5 जिसका आकार थोड़ा छोटा होता है। तो गाड़ी के धुएं से ये दो प्रकार के एलिमेंट निकलते हैं, PM10 बड़े आकार वाला, PM2.5 छोटे आकार वाला। हालांकि आप इन दोनों में से किसी को भी अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है। तो बोलता है ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हार्मफुल सब्सटेंस। तो जब ये हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एयर, हमारी हवा में प्रेजेंट होते हैं, तो उसी को एयर पॉल्यूशन कहते हैं। तो एयर पॉल्यूशन का सिंपल सिंपल मतलब है हमारी हवा में, हमारे एयर में हार्मफुल सब्सटेंस का प्रेजेंट होना, हार्मफुल एलिमेंट का प्रेजेंट होना, ठीक है। अब एयर पॉल्यूशन होगा तो उससे समस्या क्या आती है, इससे एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। आपने क्लास जो है 10th में, सॉरी 10th बोल रहा हूं, आई डोंट नो, पढ़ा होगा आपने बचपन में एसिड रेन, कि एसिड रेन की वजह से ताजमहल पीला पड़ रहा है, वो सब बताऊंगा आप लोगों को। तो एसिड रेन होती है एयर पॉल्यूशन से, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ओजोन डिप्लीशन होता है, और रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस लेने की समस्या होती है। तो एयर पॉल्यूशन से आपको इन सब समस्याओं को जो है फेस करना पड़ता है। पेपर में सवाल बन सकता है एयर पॉल्यूशन के कॉजेस क्या है। तो इसका सबसे पहला कॉज जो आपके सामने है बच्चों, वो है व्हीकल पॉल्यूशन, और इसी पर आपको ध्यान देना है ज्यादा, ठीक है। बोलता है जब व्हीकल चलते हैं तो एमिट, एमिट का मतलब होता है रिलीज करना, ठीक है ना, रिलीज करना, उत्सर्जित करना, निकालना। तो व्हीकल चलते हैं तो वो अपने, जब व्हीकल चलते हैं तो उनके धुएं से पार्टिकुलेट मैटर, पीएम रिलीज होता है, उनके धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड, CO रिलीज होता है, उनके धुएं से नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 रिलीज होता है। अब गाड़ी के धुएं में पार्टिकुलेट मैटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और ये सभी के सभी हमारी एयर की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं, एयर को दूषित करते हैं। तो व्हीकल पॉल्यूशन, और व्हीकल पॉल्यूशन ही सबसे मेन सोर्स है एयर पॉल्यूशन का, क्योंकि हमारे ग्राउंड लेवल पे, जिस लेवल पे आप रहते हो, मैं रहता हूं, इस ग्राउंड लेवल पे हमारा सबसे ज्यादा जो संपर्क होता है वो व्हीकल पॉल्यूशन से होता है, क्योंकि आपके आसपास ही ये व्हीकल्स चलते हैं। उसके बाद अगला बोलता है इंडस्ट्रियल एंड थर्मल पावर प्लांट्स। यस, जो इंडस्ट्री काम करती है, जो फैक्ट्री काम करती है, उनकी चिमनी से धुआं निकलता है जो एयर को पॉल्यूट करता है। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट,
बेटा थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? ये देखो, ये है पूरा थर्मल पावर प्लांट जहां बिजली बनती है। और थर्मल पावर प्लांट में जब बिजली बनाई जाती है तो बेटा वो बिजली कोयले और पेट्रोल को जलाने से बनती है। जब कोयले और पेट्रोल को जलाया जाता है तो उसको जलाने से बिजली क्रिएट होती है। लेकिन जब कोयला जलेगा, पेट्रोल जलेगा तो बहुत धुआं निकलता है और वो धुआं हमारी एयर को पॉल्यूट करता है। तो थर्मल पावर प्लांट हमारी एयर को पॉल्यूट करता है बहुत बड़े पैमाने पे, बिकॉज यहाँ पे कोयला और पेट्रोल को जलाया जाता है जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है। बोलता है कि जो इंडस्ट्रीज होती है, जो फैक्ट्रीज होती है, वो भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट का मतलब होता है हमारी एयर को पॉल्यूट करने वाले एलिमेंट। तो ये जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, ये भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स को रिलीज करते हैं, जैसे कि SO2, NO2, CO। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट है जिनको रिलीज किया जाता है और हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट होती है। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री या पेट्रोल इंडस्ट्री ये भी एयर पॉल्यूशन में बहुत योगदान देती है। सीमेंट फैक्ट्री तो बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में डस्ट, धूल क्रिएट करती है जो कि हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं। इसके अलावा अगर हम एयर पॉल्यूशन के कुछ अदर कॉज की बात करें तो थर्मल पावर प्लांट तो मैंने आपको बता ही दिया। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, बेटा प्लास्टिक का जलना, पटाखों का जलना, फॉसिल फ्यूल, ऑयल पेट्रोल, कोयले का जलना, ये भी एयर को पॉल्यूट करता है। इसके अलावा एसी का, फ्रिज का यूज करना, इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। इसके अलावा लकड़ी का या मिट्टी के तेल का अपने किचन में यूज करना, ये भी एयर को पॉल्यूट करता है। तो ये थे एयर पॉल्यूशन के कुछ कॉजेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन से होने वाले नेगेटिव इंपैक्ट, एयर पॉल्यूशन से होने वाले इंपैक्ट, प्रभाव। तो बोलता है सबसे पहला, इससे हेल्थ इश्यू होते हैं। एयर पॉल्यूशन अगर होगा तो रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब सांस लेने वाली बीमारियां बढ़ जाएगी, जैसे कि अस्थमा या लंग इंफेक्शन। लोगों को अस्थमा हो जाएगा, लोगों के लंग्स में इंफेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट को भी डैमेज करता है। एयर पॉल्यूशन से एसिड रेन होती है। जानते हो क्या होता है ये? देखो, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से धुआं निकला और ये उस धुएं में एलिमेंट्स है और मान लो ऊपर बारिश हुई तो बारिश का पानी, समझना, बारिश का पानी और ये धुएं के एलिमेंट, जब ये बारिश का पानी, ये बारिश का पानी है, ड्रॉप है, और ये एलिमेंट है जो इससे निकला इस इंडस्ट्री के धुएं से, जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो इससे अब जो बारिश का पानी होगा उस बारिश के पानी में केमिकल आ गए हैं, ये एलिमेंट आ गए हैं और वो बारिश का पानी अब सही नहीं है, जिसकी वजह से अब जो पानी आपको मिलेगा वो उन एलिमेंट्स के साथ मिलके आया है, जिसको बोलते हैं एसिड रेन। अक्सर आपने सुना होगा कि पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, बिकॉज पहली बारिश अक्सर एसिड रेन होती है। हमारे हवा में जितने भी एलिमेंट्स इस समय मौजूद है, जब बारिश होगी तो बारिश उन एलिमेंट्स के साथ मिक्स हो जाएगी और आप तक पहुंचेगी, तो आपके ऊपर जो बारिश पड़ेगी वो एसिड रेन होगी। और इसीलिए बोलते कि ताजमहल पीला पड़ रहा है, बिकॉज उसके ऊपर एसिड रेन पड़ रही है। इसलिए बोलते हैं पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, वो एसिड रेन कहलाता है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन से एसिड रेन होता है। रिड्यूस विजिबिलिटी, आप देखते होंगे दिल्ली में आप रहते हो कि कई बार पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है, जब आप सुबह उठने के लिए स्कूल जाते हो तो आपको दिखता नहीं है, आंखों में जलन होती है। तो एयर पॉल्यूशन से विजिबिलिटी कम हो जाती है, आंखों में जलन मचना शुरू हो जाती है। तो यह है एयर पॉल्यूशन के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट। अब क्वेश्चन इज दैट एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, एयर पॉल्यूशन को रोका कैसे जाए? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, जैसे कि मेट्रो का या बस का यूज करो। अपने प्राइवेट व्हीकल लेके मत निकलो। आप प्राइवेट व्हीकल लेकर निकलोगे, कार बाइक लेकर निकलोगे तो आप खुद एयर को पॉल्यूट कर रहे हो। तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। आपको जो है क्लीनर फ्यूल, साफ फ्यूल मतलब ऐसे फ्यूल जो एयर को पॉल्यूट नहीं करते, तो आपको अपने व्हीकल में CNGS, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG एयर को पॉल्यूट नहीं करता, तो आपको CNG का प्रयोग करना चाहिए। या फिर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल, आजकल तो बहुत चल रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना चाहिए। आपको अपने घर में, अपनी रसोई में मिट्टी के तेल
या लकड़ी के माध्यम से चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। आपको प्रॉपर एलपीजी गैस का यूज करना चाहिए। घर में प्रयोग होने वाली एलपीजी गैस एनवायरमेंट के लिए सेफ है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक है। और इसके अलावा सरकार को इंडस्ट्रीज के लिए और गाड़ियों के लिए, व्हीकल्स के लिए प्रॉपर नॉर्म्स, पॉल्यूशन नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब रूल्स रेगुलेशन, इंडस्ट्री और व्हीकल्स के लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए और जनता को उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके से एयर पॉल्यूशन कम किया जा सकता है। जैसे कि दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार की गवर्नमेंट थी तो एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए ऑड और इवन वाला सिस्टम लाया गया था कि एक दिन ऑड नंबर वाली गाड़ी चलेगी और एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ी चलेगी। तो वो भी एक स्टेप था एयर पॉल्यूशन को कम करने का, ठीक है जी। ओके जी, अब आपके बात करते हैं डेटा की। एनसीईआरटी में डेटा बहुत गिवन भाई इस चैप्टर में, बट ये सारे डेटा याद नहीं करने, केवल इन डेटा को आपको पढ़ना है। क्या बोलता है? द नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स रोज फ्रॉम अबाउट 3 लाख इन 1951। 1951 में इंडिया में केवल 3 लाख मोटर व्हीकल थे। मोटर व्हीकल का मतलब यहां पे हम कार और बाइक की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में 1951 में 3 लाख मोटर व्हीकल थे, जो कि 2022 में बढ़ के 35 करोड़, देख रहे हो, 3 लाख से बढ़ के सीधे 35 करोड़ मोटर व्हीकल 2022 में इंडिया में पाए गए। ड्यूरिंग दिस ईयर, दिस मतलब वही 2022 की, 2022 की बात करें तो जो टू व्हीलर्स है और जो कार है मेड अप अराउंड 85% ऑफ ऑल रजिस्टर्ड व्हीकल। इसका मतलब यह है कि 2022 में जितने भी व्हीकल्स खरीदे गए उसमें से 85% तो केवल कार और बाइक है। टोटल व्हीकल में आपका बस भी आता है, ट्रक भी आता है, ऑटो भी आता है, सब आता है। तो टोटल व्हीकल में देखा गया तो 85% व्हीकल तो केवल कार और बाइक ही है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पोल्यूशन में। आजकल अगर घर, पता है आजकल क्या है, अगर घर में 4 मेंबर है ना तो 4 के पास अपने अलग अलग व्हीकल है। मम्मी की स्कूटी अलग है, बहन की स्कूटी अलग है, पापा बाइक अलग है, लॉन्डे बाइक अलग है। अगर घर में 4 लोग हैं तो घर में 4 व्हीकल है, जो कि एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये थे कुछ डेटा एयर पॉल्यूशन के एनसीईआरटी से संबंधित। चलिए, तो हमने जरा एक बार देखते हैं क्या क्या कवर अप कर लिया बेटा। तो बेटा 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 बाबू सोना, यहाँ पे आओ। तो आपने ये भी पढ़ लिया और आपने एयर पॉल्यूशन वाला भी पढ़ लिया। अब केवल 2 टॉपिक और पढ़ने हैं, मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद ये टॉपिक खत्म। मैंने कहा था टॉपिक बहुत बड़ा है और सबसे लंबी वीडियो इसी टॉपिक की है। इसके बाद आपको कोई और लंबी लेक्चर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए बेटा, अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर। भाई पीने का साफ पानी भी तो चाहिए। अबे बिना साफ पानी पिए कैसे जीवन जियोगे? तो बोलता है मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर का मतलब क्या है? तो मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर मींस यूजिंग, सेविंग एंड प्रोटेक्टिंग क्लीन वाटर। साफ पानी को यूज करना, साफ पानी को सेव करना, साफ पानी को बचाना ही फ्रेश वाटर मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे कि नदियों को साफ रखना, झरनों को साफ रखना, बारिश के पानी को साफ कर लेना, ग्राउंड वाटर जो जमीन का पानी है उसको जो है साफ करना, एक प्रॉपर और एक प्लान्ड वे में। तो जब हम नदियों के पानी को, झरने के पानी को, बारिश के पानी को प्रॉपर और तरीके से साफ करते हैं, उसका यूज करते हैं, उसको सेव करते हैं, तो इसी को फ्रेश वाटर मैनेजमेंट कहते हैं। अल्टीमेटली पानी ले आओ, अल्टीमेटली क्या है देखो, अल्टीमेटली पानी ले आओ, पानी को साफ करो, पानी को सेव करो, पानी का यूज करो, पानी को पियो। दैट इज फ्रेश मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। हम ये पानी भाई साफ क्यों कर रहे हैं? हम पानी साफ कर रहे हैं ताकि एवरीवन गेट्स इनफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ताकि पीने के लिए साफ पानी हो, खेती करने के लिए साफ पानी हो, आपके डेली यूज के लिए साफ पानी हो, हर किसी को प्रॉपर मात्रा में साफ पानी मिल सके। अगर आज आप पानी साफ नहीं करोगे तो फ्यूचर में आगे आने वाली जनरेशन को गंदा पानी पीना पड़ेगा और गंदे पानी पीने से भाई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। तो पानी का साफ होना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ भी है कि फ्यूचर जनरेशन को
ताकि साफ पानी मिल सके। इसलिए हमें वाटर का मैनेजमेंट करना आवश्यक है। हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाटर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब भैया पानी को साफ करने के या पानी को मैनेज करने के, फ्रेश वाटर को मैनेज करने के क्या तरीके हैं? तो पहला बोला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि जो रेन वाटर है जो आपकी छत से आ रहा है या ओपन स्पेस, कहीं मैदान में आपने रख दी बाल्टी और बारिश से पानी भर गया या छत से पानी भर गया, तो बोलता है जो छत पे पानी है या ओपन स्पेस में पानी है उसको कलेक्ट करो, उसको स्टोर करो और उसको साफ करो ताकि फ्यूचर में आप उसका यूज कर सको। तो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमें बारिश के पानी का यूज करना चाहिए। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, अगर कोई गंदा पानी है तो हमें उसको रिसाइकिल करना। अब गंदा पानी पी तो नहीं पाओगे बट वो रिसाइकिल में काम आएगा। जैसे कि अगर गंदा पानी है तो आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए, आप उसका रीयूज कीजिए। कैसे? आप उसको अपने खेतों में डाल दो, आप उसको अपने गार्डन में डाल दो, आप उसको टॉयलेट्स में यूज कर लो, आप उसको इंडस्ट्री में यूज कर लो। तो हमें जो है वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करना चाहिए। रिड्यूस वाटर वेस्टेज, हमें वाटर की वेस्टेज ही कम करनी चाहिए। अगर कहीं पे लीकेज है तो लीकेज को आप फिक्स कर दो। घर में आपके लीकेज हो रहा है, पानी बहता रहता है, आप उसको ठीक कर दो और पानी को काफी वाइजली, काफी सोच समझ के पानी को यूज करो। पानी की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉज, पानी से संबंधित स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए। बोलता है लॉज और स्कीम होने चाहिए ताकि वाटर को सही तरीके से, सही फेयरली माने सही तरीके से उसको सेव भी किया जाए और वाटर को सही तरीके से जनता में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाए। तो हमें इससे संबंधित नियम बनाने चाहिए। उसके बाद क्लीनिंग, हमें टाइम टाइम पर क्लीन और मेंटेन करना चाहिए। अपनी नदियों को साफ करो, अपने झरनों को साफ करो, तालाब को साफ करो, कुओं को साफ करो। तो वेल, लेक, पॉन्ड, रिवर्स, हमें टाइम टाइम पर इनको साफ करना चाहिए, इनकी मेंटेनेंस करनी चाहिए। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस, हमें जनता को भी एजुकेट करना चाहिए, जनता को भी पानी बचाने के लिए ज्ञान देना चाहिए, उनमें भी एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और रिड्यूस डंपिंग, डंपिंग का मतलब होता है कूड़ा कचरा पानी में फेंक देना। तो बोलता है कि स्टॉपिंग फैक्ट्रीज एंड पीपल, लोगों को और फैक्ट्रीज को हमें रोकना चाहिए कि वो अपने वेस्ट को, अपने कूड़े कचरे को डंप माने फेंकना, अपने कूड़े कचरे को नदियों में या झरनों में, तालाब में ना फेंके, नदी को, तालाब को गंदा ना करे। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ठीक है ना, फ्रेश वाटर को मैनेज करने के। तो उसके ऊपर भी आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। तो ये टॉपिक भी आपका हो गया और एक लास्ट टॉपिक और है, देन लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब पानी की बात आपने कर ली, अब सॉलिड वेस्ट क्या होता है? तो जैसे कि मान लो प्लास्टिक है, अब लोगों ने पानी की 20 रुपए की बोतल खरीदी, पानी पिया और प्लास्टिक की बोतल ऐसे ही फेंक दी। सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना भी एक बहुत आवश्यक एलिमेंट है। प्लास्टिक को, पन्नी को, मेटल को, कागज को, कांच को, इन सबको मैनेज करना ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके घर का कूड़ा कचरा है, जो आपके किचन से जनरेट हुआ, आपके सब्जी के छिलके है या कुछ है, तो इनको मैनेज करना। तो इन सब चीज को, सॉलिड वेस्ट को, मतलब वो वेस्ट जो सॉलिड रूप में अवेलेबल है, उनको मैनेज करना ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। क्या लिखा है जी? देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मींस द प्रॉपर कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर कलेक्ट करना, उसको सही से ट्रीट करना और डिस्पोजल का मतलब उसका सही से फेंकना। अब सही से फेंकने का मतलब, डिस्पोज का मतलब उस नष्ट करना, उसको सही तरीके से, सही मेथड से नष्ट करना ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। सॉलिड वेस्ट जैसे कि, तो घर के कूड़े को, ठीक है, दुकान के कूड़े को, इंडस्ट्री के कूड़े को सही तरीके से नष्ट करना, ट्रीट करना ही मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट कहलाता है। इस तरीके से करना कि लोग जो है सेफ रहे और हमारा एनवायरमेंट भी सेफ रहे। जैसे कि आप सुनते होंगे कि जब आपके गली में कूड़े वाला आ रहा है, तो आपके घर में अगर कोई कांच का टुकड़ा है, ग्लास टूट गया मान लो, तो आप ध्यान देना, आपको कभी भी उस टूटे हुए ग्लास को कूड़े की बाल्टी में डाल के ऐसे ही नहीं देना चाहिए। कांच को कूड़े वाले को अलग से देना चाहिए और कूड़े वाले अलग से कांच रखते भी है।
बिकॉज वो सारा कूड़ा अलग है और कांच, क्योंकि अगर मान लो वो कूड़ा किसी जानवर ने खाया, ठीक है, या जानवर कोई उस कूड़े में गया तो उसको वो कांच लग सकता है, या मान लो व्यक्ति ही उस कूड़े को मैनेज कर रहा है, वो कूड़ा उठा के अपने हाथ से साइड में कर रहा है तो उसके हाथों में वो कांच लग सकता है। तो हमें सही तरीके से सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना चाहिए ताकि लोग भी सेफ रहे, एनवायरमेंट भी सेफ रहे। बोलता है सॉलिड वेस्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो हमारे एनवायरमेंट में ही घुल जाता है, एनवायरमेंट उसको अपने अंदर अडॉप्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि किचन का कूड़ा है, ठीक है, फूड पील्स मतलब आपके सब्जी के या आपके फ्रूट्स के छिलके, गार्डन में आपके पत्तियां गिर गई तो बोलते हैं किचन लीव्स है, ठीक है, छिलके है, ये सब होते हैं बायोडिग्रेडेबल बिकॉज नेचुरली ये अपने आप ही डीके, डीके मतलब ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं, प्रकृति इनको अपने आप नष्ट कर देती है। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो अपने आप नष्ट नहीं होते। अगर ये प्लास्टिक की बोतल, अगर ये प्लास्टिक की बोतल कहीं फेंक दी जाए तो 1000 साल बाद भी ये प्लास्टिक की बोतल आपको ऐसी मिलेगी। प्लास्टिक कभी भी प्राकृतिक रूप से अपने आप नष्ट नहीं होती, ठीक है, मेटल अपने आप नष्ट नहीं होता, ठीक है, ये जो कांच है अपने आप नष्ट नहीं होता, इनको प्रॉपर तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए। तो बोलता है प्लास्टिक है, ग्लास, कांच है, मेटल है, ये अपने आप इजीली डिके नष्ट नहीं होते, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और इनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब क्या स्टेप है सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के, किन तरीकों से सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है। तो बोलता है कि सबसे पहले, बोलता है कि सबसे पहले हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग करना चाहिए, घर में भी, स्कूल में भी, और जहां पे आप काम करते हो वहां पर भी। आपने कई बार देखा होगा कि जहां पर आप काम कर रहे हो या आपने सड़क पर भी देखा होगा, ठीक है, या आपके गली में जो कूड़े वाले आते हैं, जो गाड़ी लेके आते हैं, आपने नोटिस किया होगा उनके पास दो तरह के डब्बे होते हैं, एक ग्रीन डब्बा कूड़े के लिए और एक ब्लू डब्बा। वो ग्रीन डब्बा होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए और जो ब्लू डब्बा होता है कूड़े वाला वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। हमें ऐसा कूड़ा जो बायोडिग्रेडेबल है ये वाला, हमें इसको डालना चाहिए ग्रीन डब्बे में और ये वाला हमें डालना चाहिए ब्लू डब्बे में। तो पहला स्टेप, हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग करना चाहिए। दूसरा, हमको लोगों को एजुकेट करना चाहिए इन 3R के बारे में। आपने पढ़ा होगा इन 3Rs के बारे में, रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकिल करो, आपने बचपन में साइंस में पढ़ा होगा। तो हमें रिड्यूस मतलब कम से कम वेस्ट क्रिएट करो, फिर रीयूज, अगर वेस्ट क्रिएट हो गया है और वापस यूज हो सकता है तो उसको यूज करो, और अदरवाइज आप उसको रिसाइकिल करो, ठीक है, तो उसको 3R बोलते हैं। उसके बाद लोकल बॉडीज, जैसे कि दिल्ली में क्या है बच्चों, एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, हर राज्य की अपनी अलग अलग होती है। तो लोकल बॉडीज को जो है रेगुलरली टाइम टाइम पर आके अपने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सेफली कूड़े को कलेक्ट करना चाहिए। दिल्ली में तो लगभग डेली बेस पे आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कूड़े वाला आता है, आपके इवन घर तक आता है और आपको बस कूड़ा देना होता है, वो कूड़ा लेके चले जाता है। तो ये रेगुलरली होना चाहिए। इसके अलावा कन्वर्ट किचन एंड गार्डन वेस्ट इनटू कंपोस्ट। अगर किचन वाला वेस्ट है या गार्डन वाला पत्ती फूल ये वाला वेस्ट है तो आप तो इसका कंपोस्ट, कंपोस्ट मतलब खाद बना लो, और वो खाद खेतों में काफी काम आती है, तो इनका खाद बना लेना चाहिए। इसके अलावा हमें पॉलिथीन बैग्स का, स्ट्रॉ, जो प्लास्टिक वाली स्ट्रॉ होती है उनका, प्लास्टिक वाले कप्स का, हमें इन सब का यूज काफी कम कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को काफी हार्म पहुंचाते हैं। और इसके अलावा जो इलीगल डंपिंग करते हैं, इलीगल डंपिंग का मतलब कहीं पर भी कैसे भी कूड़ा फेंक के चले जाना, हमें इन इलीगल डंपिंग को भी रोकना चाहिए। इनके लिए प्रॉपर नियम और कानून सरकार द्वारा बनाया चाहिए और उनको लागू किया जाना चाहिए। सो दैट इज योर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कैसे किया जाएगा ये भी आपने जान लिया, ठीक है। लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है, लगभग 1.25 घंटे के आसपास हो चुका है, बट थोड़ी सी बात और पढ़नी है, देन लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो ये सातों के सातों टॉपिक अगर आप देखेंगे तो भाई साहब मैंने आपको पढ़ा दिए। कहां है भाई,
यो रे, अरे कहाँ गए रे? तो आपने फ्रेश वाटर वाला पढ़ लिया। देखो ना, मैं भी तो तेरे से बोला जा रहा हूँ नालायको, तुम तो केवल बैठ के सुन रहे हो। बेटा बोल तो मैं रहा हूं मैं। सोचो मेरे ऊपर क्या बीत रही है, भूख और लग गई मेरे को बोलते बोलते। ये सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब बस एनसीईआरटी में लास्ट में, इन टॉपिक के लास्ट में एक बात और लिखी थी, वो बात और पढ़ लेंगे, देन क्लास खत्म कर देंगे। एनसीईआरटी में लिखा है, इस वजह से पढ़ा रहा हूं मैं। तो देखो, आपने सब पढ़ लिया, लैंड डिग्रेडेशन पढ़ लिया, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, सॉइल इरोजन, एयर पॉल्यूशन, फ्रेश वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब पढ़ लिया। अब देखो एनसीईआरटी में क्या बोला गया है। बोला गया है, दीज पॉइंट शो दैट, ये पॉइंट जो भी आपने ऊपर साथ पढ़े, ये शो करते हैं कि हाँ, इंडिया में सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो है। ये सारी प्रॉब्लम भाई काफी सीरियस है, हल्की फुल्की नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम काफी सीरियस है। तो प्रॉब्लम तो सीरियस है। इवन दो द गवर्नमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो सरकार है, और सरकार के साथ साथ बच्चों हर राज्य में होते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे बात भी करने वाला हूं। सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हर राज्य में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के सरकार के संस्था होती है, बोर्ड होती है। तो बोलता है सरकार और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी जो है सीरियस स्टेप उठाते हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन यहां पे बोला गया है कि सरकार या इन संस्थाओं द्वारा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा उठाए गए जो स्टेप है, जो एफर्ट्स है, विल नॉट वर्क। सरकार या इन संस्थाओं के स्टेप किसी भी काम नहीं आने वाले जब तक, अनलेस ऑल ऑफ अस चूज टू लिव इन अ सस्टेनेबल वे, जब तक हम लोग यह चूज नहीं करेंगे कि हमको भी सस्टेनेबल वे का मतलब है कि हमको भी एक सेफ एनवायरनमेंट में रहना है, कि हमको भी एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहना है, हमको अपने आसपास का एनवायरनमेंट सेफ रखना है। जब तक हम खुद कदम नहीं उठाएंगे तो सरकार या इन संस्थाओं द्वारा उठाए गए एफर्ट्स किसी भी काम नहीं आएंगे। पहली बात तो ये बोली गई है कि हमें भी, जनता को भी खुद स्टेप उठाने पड़ेंगे। आगे बोलता है, इफ वी केयर अबाउट द फ्यूचर जनरेशन, अगर हमें फ्यूचर की चिंता है तो वी मस्ट यूज रिसोर्स वाइजली, तो हमें आज से ही अपने रिसोर्सेस को बहुत सोच समझ कर यूज करना चाहिए। एक्स्ट्रा लाइट है तो बंद कर दो, भाई लाइट जल रही है एक्स्ट्रा तो बंद कर दो, पेट्रोल का यूज कम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा करो। अगर हम आज से ही अपने रिसोर्स को वाइजली यूज कर पाएंगे, तभी जाकर फ्यूचर जनरेशन भी ढंग से रिसोर्स जो उनके लिए बच जाएंगे। अगर आज आप एक्स्ट्रा लाइट जला के पढ़ाई कर रहे हो तो कल का आपका बच्चा अंधेरे में पढ़ाई करेगा, बिकॉज आपने उसके हिस्से की लाइट खुद जला के रखी हुई है। समझ में आ गया? जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करो। बोलता है, बट इफ वी फोकस ओनली ऑन इंप्रूविंग आवर लाइफस्टाइल राइट नाउ, कि अगर हम अभी केवल अपने ऊपर ध्यान देंगे कि हमें अच्छा जीवन जीना है, ठीक है, विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, हम फ्यूचर के बारे में कुछ सोचेंगे, हमें जीना है, हमें एंजॉय करना है, तो बोलता है वी विल क्विकली यूज अप नेचुरल रिसोर्सेस, और तो इससे क्या होगा, हम बहुत जल्दी जो रिसोर्सेस, आपको पता है रिसोर्सेस कैसे है, लिमिटेड, बिजली लिमिटेड, पानी लिमिटेड, पेट्रोल कोयला लिमिटेड, तो क्या होगा अगर हम भविष्य अपने बारे में सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, तो वी विल क्विकली यूज अप रिसोर्सेस, हम बहुत जल्दी रिसोर्स को खत्म कर देंगे, एंड हार्म द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। दिस विल इवेंचुअली कॉज बिग एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इससे देश में बहुत बड़ी बड़ी एनवायरमेंट की समस्याएं और इकोनॉमिक समस्याएं बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली कहना चाह रहा है, रिसोर्सेस का कम यूज करो, रिसोर्सेस को फ्यूचर के लिए भी छोड़ के चलो, ताकि फ्यूचर वाली जनरेशन भी अच्छे से रिसोर्स का यूज कर सके। तो ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी में थी, मैंने इसलिए पढ़ा दी कि इनके ऊपर अगर कोई एमसीक्यू बन जाए तो आप करके आ जाओ, ठीक है। तो यहां पे हमारा आज का टॉपिक एक लेंथी टॉपिक था, जो कि लगभग 1.5 घंटे के आसपास आप लोगों ने पढ़ा और खत्म हो चुका है, ठीक है। अब बस हमें एक लेक्चर और पढ़ना है, और एक लेक्चर पढ़ने के बाद, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने के बाद हमारा एनवायरमेंट वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपना पार्ट बी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।